गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2 ठोस। प्रस्तुत कहानी महान उपन्यासकार एवं कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। उनका जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के हिंगना मौराही गांव में 1921 में हुआ था। रेणु जी महत्वपूर्ण उपन्यासकार के साथ साथ कथाकार भी हैं। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का गहरा रंग डाला है। वस्तुतः ठेस एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य कलाकार के स्वभाव को दर्शाया गया है। यहाँ पे कलाकार के स्वभाव को दर्शाया गया है और इसमें ग्रामीण परिवेश मतलब जो गांव का परिवेश होता है, जो वहाँ का उद्योग होता है, वहाँ के कारीगर होते हैं, उसके बारे में इन्होंने उसका चित्रण इसमें किया है। चलिए शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। सिरचन कौन था? एक चटाई बनाने वाला कारीगर था। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राम हाथ में खुरपी ढूलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहते हैं। कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। वो इतना हाथ का अच्छा कारीगर था कि बड़े बड़े लोग बाबू उसके दरवाजे पे खड़ा रहते थे कि पहले मेरा काम करो, पहले मेरा काम करो। लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में है या कारीगरी रह गई है सारे इलाके में? एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक किसको कहा जाता है? जो एक प्रकार की घास से चटाई तैयार की जाती है। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही कुछ पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारे, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपाही कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर सब्जियां परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम गरीबों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने क्या सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज मैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। दही के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद मतलब कुछ कहने के लिए भेजा है, कुछ कहकर भेजा है, कोई बात भेजी है। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी मतलब एक तरह की चटाई या बैठने का जो पात्र होता है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सींधी सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा। एक एक मोती को और पटोर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता। फिर कूचियों से रंगने से लेकर सुतली सुलझाने से पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे
से करवा लीजिए। मतलब उसको अगर कोई काम के लिए टोकता है कि हाँ ये कैसे कर रहे हो, तो सांप की तरह फुफकार जाता था कि जाओ किसी और से करवा लो जाके। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा उसके जैसा कारीगर नहीं था। सिरचन मुँह जोर है काम चोर नहीं, मतलब वो मुँह का भड़भड़िया है, जो कुछ होता है मुँह से कह देता है, लेकिन काम में कमी नहीं करता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर दूध में कोई मिठाई नहीं ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी ढील झील वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सरपंच सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो सब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा था। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसा चूना रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम, जिसे सिरचन के सिवा गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कहकर सह सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के पति ने पहले से ही भाभी को खत लेकर चेतावनी दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू तो, भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। मतलब अगर उसके साथ वो चिक और पार्टी नहीं गई तो वो उसको वापस कर देगा। अगर मिठाई या कोई और सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको चिक और पार्टी ज़रूर दें। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देखा सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखते रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तीली और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक वो बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी ने नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने ही से ये अच्छी चिक बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती बहुरिया। मोनू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजरी भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची तो फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है।
आर्ट पर होठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर से पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बूंदियाँ क्यों नहीं देती? बूंदियाँ मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने पर सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में रंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठकर खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बड़ा बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब किसी की बात मत सुनो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का देना। चाची ने झल्लाकर कहा, गम कौवा जर्दा खाते हो चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यतपरो नासी। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान का मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। रंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झौसे के मुंह में लगाम है, न आँख में शील। पैसा खर्च करने पे सैकड़ों चिकें मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोला। चुपचाप अधूरी चुप छोड़कर वह चला गया। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठाकर भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटा वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, मेरे बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ये दुर्दशा ऐसी दुर्दशा कौन भोगता? यह शीतल पार्टी उसी की नाई हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती है। अब क्या है? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुपचाप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी को नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामने मिलाते समय देखा
मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मनी मिर्च सरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई सामने, गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन की नज़र पड़ी। वो दौड़ता हुआ आ रहा था। बबुआ जी अपने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, मतलब गुस्से के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता हुआ आया। दरवाज़ा खोलिए मानू दीदी, कहाँ है एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। मतलब ऐसा कारीगर जिसके हाथ में हुनर था, वो किसी भी चीज़ को, एक घास फूस की चीज़ को भी वो इतनी कारीगरी से बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। इसी का व्याख्यान कवि फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से उसकी मतलब उसके गुण को इसमें दर्शाया है। ओके क्लास, आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।